Hello guys, so today in pathology we will discuss gastrointestinal tract. We will talk about GIT. Okay, gastrointestinal tract. अगले सेक्शन में हम लोग लीवर और पैनक्रियाज डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग केवल ट्रैक्ट की बात करेंगे. GIT gastrointestinal tract starts from oral cavity and ends at NS. कुछ एसोसिएटेड आपके पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, राइट. ग्लैंड्स होंगे एक तरीके से, जैसे सेलाइवरी ग्लैंड, जैसे लीवर, जैसे पैनक्रियाज. ओके, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किस लिए होगा? फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. कहाँ से स्टार्ट होगा? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी. Oral cavity. Okay, this will start from mouth, then it will go to oral cavity, esophagus, जिसको हम लोग और क्या कह देते हैं? फूड पाइप. मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में. देन यू हैव स्टमक. स्टमक के बाद यू हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, followed by large intestine, and finally you have anus. Very simple. Small intestine is further divided into three parts. You have duodenum, you have jejunum and ileum. Different parts को हम लोग डिस्कस करेंगे. Large intestine is again divided into three parts. You have cecum, you have colon, you have rectum. ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आई विल लाइक टू स्टार्ट माई डिस्कशन फ्रॉम ईसोफेगस. ओके, विच इज़ द फूड पाइप. ईसोफेगस क्या करेगा? दिस विल कंडक्ट फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक. यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा एज सच. ये क्या होगा? कंडक्ट करेगा फूड को ओरल कैविटी से स्टमक तक. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ईसोफेगस. तो क्या हो गया? दिस इज द फूड पाइप, ईसोफेगस. ओके, तो ओरल कैविटी को किसको कनेक्ट करेगा? ओरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करेगा, राइट. दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपने इस डिस्कशन में ईसोफेगस, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक जंक्शन कहाँ से देख सकते हैं? ओरल कैविटी से, बल्कि फेरिंग से. और दूसरा हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? स्टमक से. दिस इज़ योर इंफीरियर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि कहाँ पे होगा? ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे होगा. हम लोग कहते हैं लोअर एंड पे होगा, नोन एज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. आगे चल के देखेंगे इसका रोल होगा. अगर ये एबनॉर्मल होगा तो इट कैन लीड टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू ईसोफेगस, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? GERD, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. इसी तरीके से यू हैव अनदर स्फिंक्टर दैट इज नोन एज अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, UES. ये आपका लोअर वाला कहाँ पे था? गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पे था. और अपर वाला किस पे होगा? एट द लेवल ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल. क्रिकोफेरेंजियस मसल. ओके, तो ईसोफेगस इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बेसिकली ओरल कैविटी टू योर स्टमक, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. दो स्फिंक्टर्स हम लोगों ने देख लिए, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. इतना देख लेने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं ये जो ईसोफेगस है कितने लेयर का स्ट्रक्चर है. ओके, लेयर्स ऑफ ईसोफेगस. लेयर्स ऑफ ईसोफेगस. लेयर्स ऑफ ईसोफेगस में क्या चीज़ हमने देखनी है कि इनर टू आउटर क्या क्या लेयर्स हैं जिससे ईसोफेगस बना होता है. तो सबसे पहले हम लोग इनर लेंगे. इनर मोस्ट इज़ द म्यूकोसा. ओके, जैसे बाकी GIT में जो इनर मोस्ट
स्ट्रक्चर है दैट इज़ म्यूकोसा, वैसे यहाँ पे भी है। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, तो हम लोग कहेंगे इनर मोस्ट। और जब भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, खासकर म्यूकोसा पढ़ते हैं, तो ये पता होना चाहिए किस टाइप की वहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग है। द एपिथेलियल लाइनिंग ओवर हियर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कुछ प्रॉब्लम्स में ये एपिथेलियम डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दैट कैन बी प्री कार्सिनोजेनिक और प्री कैंसरस। तो म्यूकोसा यहाँ पे क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। आगे चलते हैं, इसके जस्ट बाद यू हैव सब म्यूकोसा। नाम से ही लग रहा है पहले म्यूकोसा होगा फॉलोड बाय सब म्यूकोसा। कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू along with इम्यून सेल्स, जैसे लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, ओके, कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, राइट, जो आपकी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाती हैं, एसेट्रा। इसके बाद बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, देन यू हैव मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर ऑल्सो नोन एज मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके पास दो टाइप के मस्कुलर लेयर होते हैं, इनर सर्कुलर, इनर इज द सर्कुलर मसल लेयर, आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये इम्पॉर्टेंट है और इसी मस्कुलर लेयर की वजह से स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं ईसोफेगस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव सीरोसा, सीरोसा ऑल्सो नोन एज एडवेंटिसिया, एडवेंटिसिया। तो कोई भी इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर है जीआईटी का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम म्यूकोसा एंड एंड्स एट सब म्यूकोसा, राइट, दैट इज एंड्स एट सीरोसा, दैट इज एडवेंटिसिया। इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बार इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। यू हैव म्यूकोसा एज द इनर मोस्ट लेयर, then you have submucosa, then you have muscularis propria, that is muscular layer, inner circular and outer longitudinal, okay, और लास्ट हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्थ सिरोसा, दैट इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिसिया। इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि ये जो म्यूकोसा है, इसका जो एपिथीलियम होता है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, ओके। आगे चल के पैथोलॉजिकल कंडीशन में यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह मिलेंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है इस ईसोफेगस की एनाटमी, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं लेयर्स ऑफ ईसोफेगस। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, कंजेनाइटल एनॉमलीज, कंजेनाइटल एनॉमलीज, ओके, जो बर्थ से प्रेजेंट हों ऑफ ईसोफेगस। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं, कंजेनाइटली हो सकता है ईसोफेगस मिसिंग हो, बना ही ना हो, कंजेनाइटल एब्सेंस हो, दैट इज एजेनेसिस। सो फर्स्ट यू हैव एजेनेसिस, दैट इज कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ईसोफेगस, एब्सेंस ऑफ ईसोफेगस। देन देर कैन बी डबल ईसोफेगस, हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे, डुप्लीकेशन ऑफ ईसोफेगस, डुप्लीकेशन ऑफ ईसोफेगस। व्हाट एल्स, देर कैन ऑल्सो बी कंजेनाइटल स्टेनोसिस, कंजेनाइटल स्टेनोसिस मतलब ब्लॉकेज इन ईसोफेगस, ब्लॉकेज ऑफ ईसोफेगस। इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन सबसे ज़्यादा कॉमन, ओके, हमारे पास क्या होता है, ईसोफेजियल एट्रीजिया अलॉन्ग विथ ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ ले लेते हैं, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, डी, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके, ईसोफेजियल एट्रीजिया एंड
ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला एक तरीके से क्या होता है, सर्जिकल इमरजेंसी होता है, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। कभी कभी बर्थ पे ये देखा जाता है कि ईसोफेगस बना तो, लेकिन आगे जाके ख़त्म हो गया, एट्रीजिया हो गया, जितना तरीके से बनना चाहिए था उतना नहीं बना। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला विच कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ ईसोफेगस विद ट्रेकिया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला एंड ईसोफेजियल एट्रीजिया के टाइप्स हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के नियोनेट में क्या हो सकता है, अगर ये कंडीशन है तो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है, अदरवाइज़ बच्चा क्या कर सकता है, फीड नहीं कर पाएगा, फीड एस्पिरेट कर सकता है। ओके, इट कैन लीड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एंड इट कैन बी फेटल। यहाँ पे हम लोग टाइप ए देख रहे हैं। टाइप ए में हम लोग क्या देख रहे हैं, ईसोफेगस इज़ नॉट कनेक्टेड टू ट्रेकिया। ये आपका ट्रेकिया है, ये आपका ईसोफेगस है, लेकिन ईसोफेगस इतना ही लंबा बना है, तो हम लोग कहेंगे ईसोफेजियल एट्रीजिया। ओके, विदाउट ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। तो अगर मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड करूं, ईसोफेजियल एट्रीजिया एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, तो टाइप ए में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ईसोफेगस आपका ब्लाइंड है, तो हम लोग क्या कह देंगे, ईसोफेजियल एट्रीजिया। और यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन ईसोफेगस का और ट्रेकिया से नहीं है। जैसे अगर ये वाला डायग्राम देखो, टाइप ई, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ईसोफेगस, और ये हो गया ट्रेकिया, दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर दो हॉलो स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग उसी को क्या कह देते हैं, फिस्टुला। तो जो टाइप ए है, यहाँ पे केवल ईसोफेजियल एट्रीजिया है, यहाँ पे कोई ट्रेकिया से कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज टाइप 1 ईसोफेजियल एट्रीजिया एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की क्लासिफिकेशन का टाइप ए है। एट्रीजिया तो है लेकिन इसमें कोई फिस्टुला नहीं है। ओके, टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, जिसको हम लोग टाइप बी कहते हैं। टाइप बी में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ईसोफेजियल एट्रीजिया भी है, और अपर एंड पे ईसोफेगस आपका किससे कनेक्टेड है, ट्रेकिया से। ओके, तो हम लोग क्या कह देते हैं, ईसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला टू प्रॉक्सिमल ईसोफेजियल सेगमेंट। जो प्रॉक्सिमल, देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टल ईसोफेजियल सेगमेंट देख सकते हो, ये प्रॉक्सिमल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टाइप बी में ईसोफेजियल एट्रीजिया है, और यहाँ पे जो फिस्टुला है वो प्रॉक्सिमल टू ईसोफेजियल सेगमेंट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं टाइप बी, हम लोग क्या कहेंगे, ईसोफेजियल एट्रीजिया है, ईसोफेजियल एट्रीजिया इज प्रेजेंट, प्लस ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, TEF। ओके, प्रॉक्सिमल टू ईसोफेजियल सेगमेंट, ओके, ऊपर की तरफ है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्रॉक्सिमल। तो ये क्या हो गया, टाइप बी। सोचो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आपने बच्चे को दूध पिलाया, तो क्या मिल्क ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेकिया में चला गया, ट्रेकिया से लंग वगैरह में चला गया, राइट। तो यहाँ पे नियोनेट की प्रॉब्लम है, न्यूबॉर्न की प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन वगैरह मिल सकता है, चोकिंग वगैरह मिल सकता है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या हो गया, टाइप सी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ए में ईसोफेजियल एट्रीजिया है और कोई फिस्टुला नहीं है। टाइप बी में एट्रीजिया भी है, फिस्टुला भी है, और जो फिस्टुला है वो प्रॉक्सिमल ईसोफेजियल सेगमेंट में है, दिस इज प्रॉक्सिमल। ओके, अब हम लोग टाइप सी पे चलेंगे, तो यहाँ पे जो फिस्टुला है ईसोफेगस का ट्रेकिया के साथ, वो डिस्टल है, ये देखो डिस्टल है, ऊपर नहीं है। एट्रीजिया भी है, प्लस ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला जो है वो क्या है, डिस्टल। ओके, डिस्टल ईसोफेगस से कनेक्शन है। और टाइप 4, दैट इज टाइप डी। टाइप डी में क्या कह सकते हो, अगेन देर इज ईसोफेजियल एट्रीजिया, और यहाँ पे हम लोग क्या कह दे रहे हैं, जो फिस्टुला है वो ऊपर भी है और वो नीचे भी है। ओके, तो हम लोग कह देंगे प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल। व्हाट इज दिस, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल। तो अगर हम लोग 2 और 3 को कंबाइन कर दें तो ये 4 हो जाएगा।
व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ को हम लोग कह देते हैं टाइप ई। ओके, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ईसोफेजियल एट्रीजिया एज सच नहीं है, ईसोफेगस पूरा कंप्लीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर ट्रेकिया है, बीच में एक फिस्टुला है, इसको हम लोग एच टाइप कहते हैं। आगे चल के पढ़ोगे, अगर डायग्नोसिस बनानी हो एनजी ट्यूब पास करके, जो कि ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला में नहीं हो पाता है, यहाँ पे पास हो जाएगा। टाइप ई को हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज़ एच टाइप। देखो ये एच लाइक स्ट्रक्चर है, एक तरफ ईसोफेगस है, एक तरफ ट्रेकिया है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम लोग क्या कह देते हैं इसी को? एच टाइप। ओके, एंड देयर विल बी नो ईसोफेजियल एट्रीजिया, नो एट्रीजिया। तो आई थिंक इसको मुझे रिवाइज करा देना चाहिए। टाइप 1 की जब बात करते हो, टाइप ए, तो केवल एट्रीजिया है। टाइप ई की बात करो तो एट्रीजिया नहीं है, फिस्टुला है। टाइप बी इज़ प्रॉक्सिमल, टाइप सी इज़ डिस्टल, टाइप डी इज़ प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल. So we are talking about congenital anomalies of esophagus, जिसमें esophageal atresia and tracheoesophageal fistula सबसे कॉमन है। अब कुछ हम लोग यहाँ पे मस्कुलर डिस्फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ओके, ऑफ ईसोफेगस। मस्कुलर डिस्फंक्शंस, मस्कुलर डिस्फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, राइट। तो पैथो के कॉन्टेक्स्ट में दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक्लेसिया कार्डिया, ओके, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डियोस्पाज्म, और दूसरा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? हाइटस हर्निया, जो कि रिफ्लक्स डिसीज़ वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक एक्लेसिया, ओके, हम लोग इसी को कार्डियोस्पाज्म भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है? हाइटस हर्निया। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। हाइटस हर्निया, ओके, हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलर डिस्फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। पहला यहाँ पे देखो, दिस इज योर ईसोफेजियल एक्लेसिया, ईसोफेजियल एक्लेसिया। ईसोफेजियल एक्लेसिया की बात करें तो अभी तक जो हम लोग लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करते थे, वो क्या होता था? जब फूड ईसोफेगस से पास होगा कहाँ पे? स्टमक में, तो ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं इसमें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स प्रॉपरली। अगर फेल्स टू रिलैक्स होगा तो इसका मतलब ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ईसोफेगस का, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना पड़ेगा इस स्फिंक्टर को ओवरकम करने के लिए, ओके, इस स्फिंक्टर की टोन को ओवरकम करने के लिए। तो हम लोग कह रहे हैं देयरफॉर प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस डायलेट्स, ऑफ ईसोफेगस डायलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे चल के इससे क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग होगा, हम लोग कह देंगे दैट इज़ नोन एज डिस्फेजिया, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? एक्लेसिया, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है दैट फेल्स टू रिलैक्स, जिसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, राइट, प्रॉक्सिमल टू लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इट डायलेट्स, ओके। तो हम लोग कह देते हैं इसी को मेगा ईसोफेगस, बड़ा सा ईसोफेगस दिखता है बेरियम स्टडीज़ में, मेगा ईसोफेगस, ओके। तो ये हमारे पास है ईसोफेजियल एक्लेसिया, ऑल्सो नोन एज कार्डियोस्पाज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स, दिस इज न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन, राइट। नेक्स्ट यू हैव हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया, ओके, ये भी एक सर्जिकल एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? पैरा ईसोफेजियल ओपनिंग से, राइट, जो कि डायफ्राम में है, दिस इज योर पैरा ईसोफेजियल ओपनिंग, ओके। यहाँ से क्या हो जाता है? ईसोफेजियल हाइटस है, तो यहाँ से ईसोफेगस और स्टमक हो सकता है कहाँ पे चले जाएं? ऊपर चले जाएं, ओके।
तो हम लोग यहाँ पे कह दे रहे हैं क्या है, दिस इज ईसोफेजियल हाइटस, ईसोफेजियल हाइटस इन डायफ्राम, ईसोफेजियल हाइटस इन डायफ्राम। इससे क्या होगा, यहाँ से अगर हर्निया हो रहा है तो हर्निया का क्या मतलब है, कोई ना कोई कंटेंट किसी एबनॉर्मल कैविटी में चला जाए। तो एब्डोमिनल कैविटी से कंटेंट कहाँ पे चला जा रहा है, ये एब्डोमेन है, ओके, और ये आपका थोरेक्स है। कंटेंट ऊपर चले जा रहे हैं एब्डोमेन से थोरेक्स, दिस इज नोन एज हर्निया। तो हम लोग यहाँ पे हाइटस हर्निया की बात कर रहे हैं, जिसमें ईसोफेजियल हाइटस जो कि डायफ्राम में ओपनिंग है, जिससे ईसोफेगस थोरेक्स से एब्डोमेन में जाता है, यहीं से ईसोफेगस और स्टमक हर्निएट करके ऊपर चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक ये क्या हो गई, मस्कुलर कंडीशन हो गई, 3 टाइप का है। पहला स्लाइडिंग है, देन देर इज़ रोलिंग, देन देर इज़ मिक्स टाइप, ओके। इसकी वजह से हो सकता है गैस्ट्रिक कंटेंट आगे चल के देखो आराम से रिफ्लक्स करके ऊपर चले जाएं, ओके। दिस कैन कॉज रिफ्लक्स डिसीज़, जिसको हम लोग कह देते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। और ये कैसी कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन है। यहाँ पे कितना भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओके, H2 ब्लॉकर, बाकी ड्रग्स दे दो, जब तक इसको सर्जिकली करेक्ट नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, ओके। तो देर आर 3 टाइप्स। हमारे पास क्या हो गया, स्लाइडिंग हो गया, जिससे दोनों तरफ से ईसोफेगस ऊपर की तरफ स्लाइड कर गया है। देन देर इज़ रोलिंग, एक साइड से ईसोफेगस और स्टमक क्या हो गया, हर्निएट करके थोरेक्स में चला गया है। देन देर इज़ मिक्स्ड, ओके। तो यहाँ पे हाइटस हर्निया, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, ईसोफेजियल ओपनिंग से ईसोफेगस और स्टमक जो कि क्या इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट थे, वो कहाँ पे चले गए, थोरेक्स की तरफ चले गए, हर्निएट हो गए, एब्डोमेन टू थोरेक्स। प्राइमरली हम लोग देखते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक पार्ट आपका क्या हो गया, डायफ्राम के ऊपर चला गया थ्रू ईसोफेजियल हाइटस, ओके। फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग और ईसोफेगो गैस्ट्रिक हर्निया। This is most common, occurring in 85% cases. The herniated part of the stomach appears as supradiaphragmatic, मतलब क्या हो गया, डायफ्राम के नीचे से डायफ्राम के ऊपर चलेगा। यहाँ पे स्लाइडिंग अप ऑन बोथ साइड्स ऑफ इसोफेगस, ओके, दोनों साइड से इक्वली ऊपर की तरफ एसेंड कर गया। रोलिंग में क्या हो गया, केवल एक साइड से, जैसे आप लोग यहाँ पे देखो तो केवल इस तरफ से, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है, राइट साइड से नहीं हर्निएट कर रहा है, केवल लेफ्ट बॉर्डर ऑफ इसोफेगस से गैस्ट्रिक कंटेंट आपके ऊपर चले गए। दिस इज ट्रू हर्निया इन विच कार्डियक एंड, ओके, ऑफ स्टमक रोल्स अप पैरा इसोफेजियली, ओके, प्रोड्यूसिंग एन इंट्राथोरेसिक सैक। यहाँ पे एक आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके, जो कि कार्डिया है। कार्डिया मतलब जो स्टमक का पार्ट है वो हर्निएट करके एब्डोमेन से कहाँ पे चला गया है, थोरेक्स में, और ये मिक्स है। तो जितना ज़्यादा आपके पास यहाँ पे हर्निया सीवियर होगा, दिस हर्निया विल बी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। रिफ्लक्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ईसोफेगस है, देन यू हैव स्टमक। तो स्टमक के कंटेंट्स ईसोफेगस में नहीं जाने चाहिए। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो HCl हो या और भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हों, तो इन्हीं को हम लोग रिफ्लक्स कह रहे हैं। किसी में अगर ये रिफ्लक्स है तो हम लोग कह देते हैं दैट इज़ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, ओके, वेरी वेरी सिंपल। इसी तरीके से ईसोफेजियल वेब्स हो सकते हैं, ईसोफेजियल रिंग्स हो सकते हैं, ओके। 2 और एनॉमलीज हम लोग देख लेते हैं, ईसोफेजियल वेब्स एंड ईसोफेजियल रिंग्स। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वेब, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं रिंग। ईसोफेजियल वेब, ईसोफेजियल रिंग, ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज डिफ़िकल्टी इन swallowing, ओके। हम लोग जिसको क्या कह देते हैं, टेक्निकली यू कॉल इट डिस्फेजिया, दिस इज नोन एज डिस्फेजिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईसोफेजियल वेब्स, ईसोफेजियल रिंग्स। वेब अपर एंड ऑफ ईसोफेगस पे दिखेंगे, ओके, ज़्यादातर लेडीज़ में, वुमेन में,
और इससे क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, दैट इज़ नोन एज डिस्फेजिया। यहाँ पे एक ट्रायड देख पा रहे हो, डिस्फेजिया अलॉन्ग विद आयरन डिफिशियंसी अनीमिया अलॉन्ग विद क्रॉनिक एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से रिलेट करते हो तो एक सिंड्रोम है प्लमर विंसन सिंड्रोम। ओके, दूसरा आपके पास ईसोफेजियल रिंग है जो लोअर ईसोफेजियल एंड के आसपास है, एंड दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, ऑल्सो नोन एज सताग्जी रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो ईसोफेजियल वेब है वो अपर एंड पे है, ईसोफेजियल रिंग जो है वो लोअर एंड पे है, और जो ईसोफेजियल वेब्स हैं तो यहाँ पे एक ट्रायड बनाना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे कभी कभी ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, वेरी सिंपल, इट विल डेफिनेटली कॉज डिस्फेजिया, राइट, इट इज़ एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। ओके, आयरन डिफिशियंसी anemia, okay, and atrophic glossitis. थर्ड, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, बहुत ही साइनी टंग वगैरह होती है ग्लोसाइटिस। दिस इज नोन एज प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम। तो ये ट्रायड है, ट्रायड ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। ओके, किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद ईसोफेजियल वेब्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस पढ़ी हैं, ज़्यादातर जो क्या हैं, कंजेनाइटल हैं। ओके, कुछ हम लोगों ने मस्कुलर डिस्फंक्शंस भी उनमें इंक्लूड किया है। उसके पहले हम लोगों ने ईसोफेजियल एट्रेसिया एंड ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला पढ़ा था। अब देखो, अगर ईसोफेगस में कोई पैथोलॉजी है तो इसकी वजह से हो सकता है वॉमिटिंग में ब्लड आए, दैट इज़ नोन एज हेमेटेमेसिस। तो हो सकता है ईसोफेगस की इंजरी हो सकता है कोई और कॉज हो, देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेमेटेमेसिस ऑफ ईसोफेजियल ऑरिजिन, हेमेटेमेसिस ऑफ ईसोफेजियल ऑरिजिन। ओके, हेमेटेमेसिस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी हो सकती है, ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ईसोफेगस की क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें हेमेटेमेसिस हो सकती है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं हेमेटेमेसिस क्या है। हेमेटेमेसिस इज वॉमिटिंग विद ब्लड, राइट, वॉमिटिंग विद ब्लड। कोई पेशेंट वॉमिट कर रहा है, अगर उसमें ब्लड भी आ रहा है, दैट इज़ हेमेटेमेसिस। हीमोप्टिसिस क्या है, हीमोप्टिसिस इज कॉफ विद ब्लड। ओके, कॉफ विद ब्लड, जैसे टीबी हो गया, ओके, जैसे लंग कैंसर वगैरह हो गए। तो यहाँ पे हम लोग उन कंडीशंस की बात करें जिसमें ईसोफेजियल कॉज हो ब्लड इन वॉमिटस। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका ईसोफेजियल वेराइसिस, ईसोफेजियल वेराइसिस, ईसोफेजियल वेराइसिस के साथ ये क्या चीज़ है, ईसोफेजियल वेराइसिस। अगर किसी पेशेंट में क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है, ओके, इट कैन ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब पोर्टल वेन का प्रेशर ज़्यादा हो गया जिसके बाद पोर्टोसिस्टमिक शंट्स बनते हैं। तो ईसोफेगस में लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे डायलेटेड वेन्स मिलेंगे। ओके, ये डायलेटेड वेन्स रप्चर कर जाएंगे और जाहिर सी बात है जब रप्चर करेंगे इट विल लीड टू ब्लीड। ओके, तो खून की उल्टी होगी, यू कॉल इट व्हाट, हेमेटेमेसिस। तो अक्सर ये कंडीशन दिखेगी कहाँ पे, इन केस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिसीज़, क्रॉनिक लिवर डिसीज़ विद पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन अगर विदाउट लिवर डिसीज़ भी है तो भी ये कंडीशन मिलेगी, विद पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डिस्टेंडेड वेन्स एट द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। ओके, these are known as esophageal varices, esophageal varices। जाहिर सी बात है अगर ये रप्चर कर जाएंगे तो ब्लीड होगा। ओके, तो पेशेंट खून की उल्टी करेगा। ओके,
सिरोसिस हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ें मिल सकती हैं। फिर हम लोग एक दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, मैलोरी वीज सिंड्रोम। मैलोरी वीज सिंड्रोम, मैलोरी वीज सिंड्रोम या मैलोरी वीज टीयर। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका म्यूकोसा है, अभी हम लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत फोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा है, बहुत विगरस कॉफिंग कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ईसोफेजियल म्यूकोसा डैमेज हो सकती है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हेमेटेम्सिस होगी ड्यू टू लेसरेशंस, मतलब डैमेज ऑफ म्यूकोसा ऑफ esophagus, okay, sometimes associated with due to forceful vomiting, due to forceful vomiting, ओके, या हो सकता है फोर्सफुल कॉफिंग वगैरह की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू व्हाट, हेमेटेमेसिस। तो ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कभी भी मान लो ट्रॉमा हुआ, रप्चर हो गया इसोफेगस, तब भी हो सकता है, वो सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज़, इसोफेगस की एनाटमी, ओके, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर देखा था, सारी लेयर्स हम लोगों ने देख लिए, 4 लेयर्स ऑफ इसोफेगस होते हैं। फॉलोड बाय हम लोगों ने कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स देखा, जिसमें एट्रीजिया देखा, जिसमें ट्रेकियोसल फिस्टुला देखा, कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम्स देखे, और अब हम लोगों ने देख लिया है कि इसोफेगस की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात करते हैं, जिसमें फिर से एक बार रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आएगी, ओके, विच कैन लीड टू प्री कैंसरस लीजन, दैट इज़ बैरेट्स ईसोफेगस, ओके। तो दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे, दोनों में इन्फ्लेमेशन होगा, दोनों में डिफरेंट टाइप का इन्फ्लेमेशन होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ ईसोफेगस। अब देखो, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ ईसोफेगस में एक तो मैं बैरेट ईसोफेगस की बात करूँगा, ओके, और एक मैं रिफ्लक्स डिसीज़ की बात करूँगा, ओके। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की बात करूँ, रिफ्लक्स या पेप्टिक ईसोफेजाइटिस, दिस इज़ कॉमन, पेप्टिक ईसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का क्या मतलब है, गैस्ट्रिक कंटेंट आपके कहाँ पे आ गए, ईसोफेगस में आ गए, राइट। मान लीजिए मैंने कह दिया गैस्ट्रिक कंटेंट है HCl, ये कहाँ चले गए, ईसोफेगस में, दिस इज़ नोन एज रिफ्लक्स। अब जो स्टमक की म्यूकोसा होगी वो गैस्ट्रिक जूस को हैंडल कर सकती है, ओके, लेकिन जो ईसोफेगस की म्यूकोसा होगी वो गैस्ट्रिक जूस को नहीं हैंडल कर पाएगी। वहाँ पे जो एसिड होगा उसके कोरोसिव एक्शन को ईसोफेगस मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो रिफ्लक्स में हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू टू प्राइमरली एसिड रिफ्लक्स फ्रॉम स्टमक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल लीड टू इन्फ्लामेशन इन ईसोफेगस। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ईसोफेगस के लोअर एंड पे रिफ्लक्स है। अब जो ईसोफेगस की एपिथीलियम है वो स्क्वेमस है, जो गैस्ट्रिक एपिथीलियम है वो कॉलमनर है। तो यूजुअली यू कैन डिफ्रेंशिएट, अगर एंडोस्कोपी करोगे तो वहाँ पे आइडिया लग जाता है कहाँ पे ईसोफेगस की एपिथीलियम ख़त्म हो रही है, कहाँ पे कॉलमनर एपिथीलियम गैस्ट्रिक म्यूकोसा की स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं कि इस ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन, ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन देर इज़, अगर एंडोस्कोपी करोगे, राइट, तो डिमार्केशन ऑफ कौन सी एपिथीलियम है, स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ esophagus and columnar epithelium
ऑफ स्टमक इज़ लॉस्ट। ओके, तो वैसे अगर इन्फ्लेमेशन ना होता तो आप लोग क्या करते, ये डिमार्केशन देख सकते थे, स्टमक इज़ लॉस्ट। तो अगर एंडोस्कोपी करते तो जहाँ पे स्क्वेमस ख़त्म हो रहा है वो एरिया अलग दिखता, कहाँ से, कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब एक डिमार्केशन लाइन देख सकते थे। लेकिन अगर रिफ्लक्स होगा तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन, राइट, वहाँ पे रेडनेस होगी, जिसकी वजह से आप पिन पॉइंट नहीं बता पाओगे कहाँ पे ईसोफेगस की म्यूकोसा एंड हो रही है और कहाँ से कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक की स्टार्ट हो रही है। यही कंडीशन आगे चल के लीड कर सकती है एक प्री कैंसरस कंडीशन, जिसको हम लोग कह देते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। यू कॉल इट बैरेट्स ईसोफेगस, दिस इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। आगे चल के क्या हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, आगे चल के हम लोग ईसोफेगस कार्सिनोमा ईसोफेगस डिस्कस करेंगे। ये भी अगर देखा जाए इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लक्स, राइट, जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स होता है। धीरे धीरे जो ईसोफेगस की स्क्वैमस एपिथीलियम होती है वो चेंज हो जाती है कॉलमनर एपिथीलियम में। ओके, एसिड रिफ्लक्स झेलते झेलते वो एपिथीलियम चेंज ही हो जाती है कॉलमनर एपिथीलियम में, विच कैन सस्टेन क्या, एसिड कंटेंट्स बेटर। तो हमारे पास बैरेट्स ईसोफेगस है जो कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। इस समय हम लोग ईसोफेगस के इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, एपिथीलियम दूसरे टाइप की चेंज हो गई, इट बिकेम प्री कैंसरस, आगे चल के इससे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस हो सकता है। हम लोग कह रहे हैं दिस इज कंडीशन फॉलोइंग रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस इन विच स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ लोअर ईसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय कॉलमनर एपिथीलियम। तो इसको हम लोग कह देते हैं मेटाप्लेजिया। एक टाइप की एपिथीलियम दूसरे में चेंज हो गई, आगे चल के ये क्या हो सकती है, एडिनोकार्सिनोमा करा सकती है। ओके, ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। बैरेट ईसोफेगस कैंसर नहीं है, लेकिन आगे चल के इसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, दिस इज नोन एज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ओके, इसके डिफरेंट कॉज हैं, लेकिन अगर मैं एक कॉज की बात करूं सबसे कॉमन तो यही है, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। वेरी वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि देर इज़ मेटाप्लेजिया, कॉलमनर एपिथीलियम में चेंज हो गया जो कि पहले स्क्वैमस एपिथीलियम था, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज रिफ्लक्स। ओके, तो हम लोग जब बैरेट्स ईसोफेगस की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की। दिस इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब है स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम हैज़ चेंज्ड इनटू किसमें, कॉलमनर एपिथीलियम, विच इज़ नॉट नॉर्मल। कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम गैस्ट्रिक म्यूकोसा की तो ठीक है, लेकिन कॉलमनर एपिथीलियम किसकी हो गई, अब ईसोफेगस की हो गई। आगे चल के दिस इज़ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ओके, दिस इज़ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, प्री मैलिग्नेंट मतलब प्री कैंसरस कंडीशन। आगे चल के इससे क्या हो सकता है, दिस कैन लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। ओके, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। इवन रिफ्लक्स डिसीज कैन बी प्री कैंसरस, क्योंकि वहाँ से इस बैरेट्स ईसोफेगस डेवलप हो सकता है, और बैरेट्स ईसोफेगस कैन लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैंसर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैरेट्स ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, जिसमें देर इज़ मेटाप्लेजिया, जहाँ पे कॉलमनर एपिथीलियम बन गई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वैमस म्यूकोसा हैज़ चेंज्ड इनटू कॉलमनर एपिथीलियम। ओके, दिस इज नोन एज मेटाप्लेजिया एंड दिस गिव्स राइज टू बैरेट्स ईसोफेगस। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हम लोगों ने क्या कहा, पहले तो डिमार्केशन लॉस्ट हो गया, तो हम लोग उसको सिंपल रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते थे। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम हैज़ चेंज इनटू कॉलमनर एपिथीलियम विच इज़ प्री कैंसरस कंडीशन, राइट, नोन एज बैरेट्स ईसोफेगस। और यहाँ पे जो ईसोफेगस का कैंसर होगा इट विल बी एडिनोकार्सिनोमा। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कैंसर ईसोफेगस। कैंसर ईसोफेगस की ट्यूमर्स एंड कैंसर ऑफ ईसोफेगस, तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, CA ईसोफेगस। ओके, सिंपल है। तो कैंसर ईसोफेगस की इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी के टर्म पे अगर हम लोग देखें तो किसी भी कैंसर की एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं बता सकते, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट, विच कैन लीड टू कैंसरस चेंजेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज़ नॉट नोन। ओके, लेकिन कुछ यहाँ पे कॉजेज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्फ्लेमेटरी लीजन, जिसमें ईसोफेजाइटिस की बात किया था, पर्टिकुलरली बैरेट्स ईसोफेगस विच कैन लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। ओके, बाकी भी जो कॉजेज़ हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। जैसे हम लोगों ने भी हाइटस हर्निया पढ़ा था, प्लमर विंसन सिंड्रोम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वेब्स की बात की थी। इवन जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनमें भी आगे चल के ईसोफेजियल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब यहाँ पे पहला है डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स, मतलब कैंसर डेवलपमेंट मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है। जैसे कोई स्मोकर है, तो ऐसा नहीं कि स्मोकिंग से केवल ओरल कैंसर और लंग कैंसर होगा, स्मोकिंग से कोई भी कैंसर हो सकता है, फॉलोड बाय एल्कोहल। तो इसका मतलब अगर हम लोग कह दें यहाँ पे डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो एडिक्शन, कोई भी चीज़ लोगे तो वो ईसोफेगस से होता हुआ ही जाएगा। अगर वो कार्सिनोजेनिक है, राइट, चाहे वो कोई फूड ही क्यों ना हो, इट कैन लीड टू CA ईसोफेगस। पर्टिकुलरली यहाँ पे स्मोकिंग और एल्कोहल की बात की जा रही है। ओके, फिर हम लोगों ने ईसोफेजाइटिस की बात की, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोगों ने बात किया बैरेट ईसोफेगस का, राइट, मेटाप्लेजिया। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है। आजकल HPV इन्फेक्शन, HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, ईसोफेजियल कैंसर के लिए। वैसे ये कॉमनली किसके लिए जाना जाता है, सर्वाइकल कैंसर। ओके, आप लोग HPV वैक्सीन भी जानते होंगे, बट आजकल इसका रोल ईसोफेजियल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रूवन है। ओके, CA ईसोफेगस। तो CA ईसोफेगस में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है, क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक से लेके, फैमिली हिस्ट्री से लेके, इन्फेक्शन से लेके, इन्फ्लेमेशन से लेके, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात हम लोगों ने किया है। तो जो CA ईसोफेगस है, मेनली ये दो टाइप का है। दो टाइप का क्या है, एक स्क्वैमस कार्सिनोमा है, दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, एडिनो कार्सिनोमा है। ओके, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होती ही है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम थी ही। दूसरा हम लोगों ने देखा था बैरेट्स ईसोफेगस में आगे चल के क्या हो जा रहा था, एडिनो कार्सिनोमा। जब एपिथेलियम ही चेंज हो गई, किससे, स्क्वैमस से कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ पे जो कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा ज़्यादातर मोनली एट लोअर ईसोफेगस पे होगा, मेनली एट लोअर ईसोफेगस पे। ओके, और जो स्क्वैमस कार्सिनोमा है, ज़्यादातर ये आपका मिड ईसोफेगस में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मिड पार्ट ऑफ ईसोफेगस पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप लोग ये डायग्राम लो, तो यहाँ पे आप लोग स्क्वैमस कार्सिनोमा की बात कर रहे हो। स्क्वैमस कार्सिनोमा ज़्यादातर कहाँ पे है, मिडिल पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ओके, जैसे ये स्क्वैमस है तो ये मिड वाले पार्ट पे ज़्यादा है। एडिनो कार्सिनोमा अभी हम लोगों ने देखा था रिफ्लक्स की वजह से होता है, और रिफ्लक्स की वजह से होगा तो ज़्यादातर लोअर पार्ट पे होगा या अपर पार्ट पे होगा। फिर आगे चल के हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो जब हम लोग CA ईसोफेगस की बात करते हैं, CA ईसोफेगस, तो हमारे पास दो टाइप हो गया, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एडिनो कार्सिनोमा।
ऑफ ईसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। ओके, ये कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर इन ईसोफेगस, लेकिन एनीवेयर में भी हम लोग क्या कहेंगे, मोस्टली एट मिड पार्ट, मोस्टली 50% कहाँ पे होगा, मिडिल पार्ट ऑफ ईसोफेगस। एडिनोकार्सिनोमा हम लोग कहेंगे मेनली एट लोअर पार्ट, क्योंकि ये एसोसिएटेड भी किससे होता है, एसोसिएटेड विद बैरेट्स ईसोफेगस, बैरेट्स, और बैरेट होगा तो रिफ्लक्स की वजह से होगा, और रिफ्लक्स कहाँ पे होगा, नीचे के पार्ट में होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस कार्सिनोमा। स्क्वेमस कार्सिनोमा आपका लोअर पार्ट पे होगा। अब जो स्क्वेमस कार्सिनोमा है, स्क्वेमस एपिथेलियम या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा 3 टाइप का हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम आपका डिस्फेजिया होगा, और इतना लेट ये पता चलता है तब तक ये ट्यूमर, ये कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है, और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। मेन सिम्टम इसका क्या है, डिस्फेजिया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। जाहिर सी बात है, कोई भी कैंसर होगा, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेट लॉस, कैकेक्सिक लुक, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। ओके, 70% पीपल डाई विद इन 1 ईयर, पीपल डाई विद इन 1 ईयर। ओके, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। इसका मेन रीज़न है, जब पता चलता है, जब तक पेशेंट नोटिस कर पाता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक इसका स्प्रेड बहुत आगे हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखें, 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, विच इज़ ओनली 5 to 10%। ओके, तो स्क्वेमस सेल जो कार्सिनोमा है वो 3 टाइप में हम लोगों ने डिवाइड किया है यहाँ पे स्क्वेमस को। एक पॉलीपॉइड, ओके, ल्यूमेन के अंदर एक अल्सरेटिंग है जिसमें अल्सर, ब्लीड, ओके, हेमेटेमसिस वगैरह मिलेगा। तीसरा डिफ्यूज़ है। ओके, तो देर आर 3 टाइप्स। ओके, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग देखें स्क्वेमस सेल को, तो हम लोगों ने 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है रिलेटेड टू ईसोफेगस, जिसमें हम लोगों ने लेयर्स डिस्कस किए। ओके, हम लोगों ने मस्कुलर कंडीशंस डिस्कस किए, जिसमें एक्लीसिया है, जिसमें आपका सेकेंड कंडीशन क्या था, एक्लीसिया था। इसके अलावा हम लोगों ने हाइटस हर्निया डिस्कस किया था। कंजेनाइटल कंडीशन देखा, जिसमें मेनली ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला देखा। इन्फ्लेमेटरी देखा, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लक्स डिसीज़ देखा, आगे चल के उसको देखेंगे, GERD। और उसके अलावा हम लोगों ने बैरेट्स ईसोफेगस देखा, और फिर उसके अलावा हम लोगों ने प्री कैंसरस और कैंसरस लीजन्स देखे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट ईसोफेगस। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे स्टमक।